मेरे सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। इन कहानियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें सुन सकें। और कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। केवल तारीफ ही नहीं, मुझे मेरी कमियों के बारे में भी बताइए जिससे मैं आगे अपनी गलतियों को सुधार सकूं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे नई पोस्ट के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी सती। चलिए शुरू करते हैं। पूरा आंगन ढोलक की थाप से गूंज रहा था। रोज की तरह मोहल्ले भर की औरतें जुट आई थीं और गीतों में कल्पना की लड़ियां पिरो रही थीं। कहीं बन्नों के बाबा से ताऊ से जड़ाऊ कंगन बनवाने का आग्रह था तो कहीं चाचा और फूफा को कलेक्टर दूल्हा ढूंढने के लिए कहा जा रहा था। कहीं बन्नों की अम्मा अपनी बीए पास लाडली की घड़ी, सैंडल और साइकिल की तारीफ कर रही थी तो किसी गीत में भाभी होने वाले नंदोइया को ताकीद कर रही थी कि जीप या कार लेकर आना। मेरी नकचढ़ी ननंद रानी टमटम या बैलगाड़ी में नहीं बैठेंगी। औरतें झूम झूम कर गा रही थीं। कोई मनचली तो मौज में आकर ठुमका भी लगा देती थी। मस्ती का आलम पूरे जोर पर था। पर इन गीतों की नायिका को इस महफिल से कोई मतलब नहीं था। वह तो छज्जे पर अपनी सखी सहेलियों से घिरी मेहंदी लगवा रही थी। रचना और मेघना ने उसकी दोनों हथेलियां थाम रखी थीं और वे उन पर महीन चित्रकारी कर रही थीं। प्लास्टिक कोन से झड़ती हुई हरी कंच मेहंदी दुल्हन के हल्दी लगे हाथों पर बड़ी प्यारी लग रही थी। क्या बात है नीलम, तेरा रंग तो इन 7-8 दिनों में और भी निखर आया है, रमा ने कहा। शादी की खुशी ऐसा ही रंग लाती है पगली, तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा। गौरी ने रमा के चिकोटी काटी। अगले महीने की 26 को उसकी भी तो शादी है। शादी की खुशी तो खैर है ही, नीलम की भाभी ने कहा, पर थोड़ा क्रेडिट मुझे भी तो दो। वह उपटन बनाया है कि बस? वाह, क्या उपटन बनाया है, पूरा बदन छील कर रख दिया है। बड़ी एहसान फरामोश हो। खैर, तुमसे तो यही उम्मीद थी। अपना इनाम तो मैं कुंवर जी से वसूल लूंगी, वो तो देखकर ही दंग रह जाएंगे। क्या यही है वह नीलम जिसे हम देखकर गए थे? फेयर एंड लवली, किसी ने उछाला। अरे गोली मारो अपनी फेयर एंड लवली को, हमारा नुस्खा उससे लाख गुना बेहतर है। सो तो होगा ही, वंदना ने कहा। तभी तो आप इतने सालों से भाई साहब को अपने रूप जाल में बांधे हुए हैं। अपना राज हमें भी तो बताइए भाभी, प्लीज। लड़कियों ने चिरौरी ली। अरे वाह, मुफ्त में कैसे बता दें। तभी नीचे से उनकी बुलाहट हुई और वे हास्य विनोद की इस महफिल को बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आईं। मेहंदी के कलाकारों ने सुस्ताने के लिए 10 मिनट का मध्यांतर कर दिया था। मौका पाकर गार्गी ने बाल खोल लिए थे और अब वह उंगली के पोरों से उनमें तेल लगा रही थी। देख नीलम, मैं जताए दे रही हूँ, गार्गी ने कहा। आज जितना जी चाहे तेल डलवा लेना, पर कल एक बूंद भी नहीं डालने दूंगी। सुबह अच्छी तरह शैम्पू कर लेना, नहीं तो कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगी। फिर तो परंपरागत लंबी चोटी डालकर ही जयमाला के लिए जाना पड़ेगा। तभी नाइन मौसी वहां प्रकट हुई। तुम क्या बाल्टी भर महावर घोल के लाई हो मौसी? नीलम ने हंसकर पूछा, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही मौसी ने पूरी बाल्टी उसके सिर पर उड़ेल दी। नहीं! वह जोर से चीखी और पसीना पसीना होकर उठ बैठी। बगल में लेटी कांता भाभी भी एकदम जाग गईं और उसे सहलाते हुए पूछने लगी, क्या हुआ निम्मो, कोई बुरा सपना देखा क्या? तब तक मौसी भी दरवाजे से मुंह डालकर पूछ चुकी थी, क्या हुआ, कोई नींद में बर्राया था क्या? और नीलम आंखें फाड़कर केवल अपनी जिठानी को घूरे जा रही थी। बड़ी देर बाद उसे होश आया और शर्म भी। कितनी मुश्किल से आजकल घर में किसी को आंख लग पाती है, और उसने आधी रात को यह हंगामा कर डाला। सॉरी भाभी, उसने दबी जबान से कहा।
दरअसल जी बहुत घबरा रहा है। लगता है मैं घर क्यों आ गई? अगर आज ही कुछ हो गया तो? धत पगली, ऐसा अशुभ बोलते हैं कहीं? चल सो जा। नीलम दोबारा लेट गई। उसने चादर से मुंह ढांप लिया। कांता भाभी वत्सल भाव से उसे धीरे धीरे थपकाती रहीं। कुछ ही देर में उसके क्लांत शांत शरीर पर नींद ने अपना आंचल डाल दिया, पर दुस्वप्न ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस बार सहेलियों के हुजूम में कांता भाभी का चेहरा भी आकर जुड़ गया था और उसे देखकर उसे बार बार दहशत हो रही थी। नीलम बराबर चिरौरी कर रही थी, भाभी जी आप जाइए भी, आप जैसों का यहाँ क्या काम है? पर कांता भाभी थी कि जमकर बैठ गई थी। नहीं, बैठी कहाँ थी, बाल्टी लेकर तो वे ही आई थी। नाइन मौसी तो उसके पाँव में महावर लगा रही थी। सर पर पानी तो कांता भाभी ने ही उड़ेला था। चादर के भीतर वह पसीने से नहा गई थी, पर दम साध कर वैसी ही पड़ी रही। हाथ भर के अंतर पर कांता भाभी लेटी और उनकी ओर देखने का साहस उसमें नहीं था। शाम को उन्हें देखा है, तब से ही वह सहज नहीं हो पा रही है। शाम को ही वे लोग भोपाल से आई थीं। घर पर सामान रखकर दोनों सास बहू गिरीश को देखने सीधे अस्पताल पहुंची थीं। कांता भाभी को उसने पूरे 3 साल बाद देखा था। उनका वह निराभरण रूप देखकर वह धक से रह गई थी। झुककर पैर छूने का भी उसे होश नहीं रहा था। 3 साल पहले अशोक भैया गिरीश के मौसेरे भाई एक दुर्घटना में चल बसे थे। पूरे परिवार पर वज्रपात ही तो था वह। सब लोग भागे भागे शोकाकुल परिवार को धीरज बंधाने पहुंचे थे। नीलम भी अपने सास ससुर के साथ गई थी। उस समय पूरे घर में शोक का साम्राज्य था। पहनने ओढ़ने की सुध किसी को नहीं थी। पर इस बात को तो 3 साल हो गए। भाभी को देखकर लगा जैसे वह कल की ही तो बात हो। पूरा इतिहास मन में फिर ताज़ा हो उठा। वह गुमसुम हो गई। उसकी उदासी को सब ने लक्ष्य भी किया, पर वे लोग यही समझे कि गिरीश की बिगड़ती हालत को देखकर वह टूट गई है, पस्त हो गई है। जब वे लोग उठी तो नीलम की सास ने अपनी बहन को रोक लिया और भाभी से बोली, कांता तू इसे घर लेवा ले जा। पिछली 10 रातों से इसकी पलक नहीं झपकी है। जिज्जी थोड़ी देर को मेरे पास बैठ लेंगी। बड़का मेरा खाना लेकर आएगा, चाहेंगी तो उसके साथ भेज दूंगी। नीलम ने थोड़ी आनाकानी की, पर सब ने मिलकर जैसे उसे घर ठेल ही दिया। अस्पताल से नीचे उतरकर सड़क पर आते ही भाभी ने पूछा, कैसे चलेंगे निम्मो, बस से या टेम्पो से? नीलम अब भी उनसे आंख नहीं मिला पा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, भाभी आप सफ़र में बहुत थक गई होंगी ना? नहीं रे, सफ़र ही कितना सा था। तो पैदल चलें? दरअसल 4 दीवारी में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा है। घर से अस्पताल, अस्पताल से घर, यही भागम भाग मची हुई है। ज़रा खुली हवा में सांस लेने को जी चाह रहा है। भाभी ने करुणा भरी दृष्टि से उसके मुरझाए चेहरे को देखा और स्नेहिल स्वर में बोली, चल। कुछ क्षण वे लोग मौन ही चलती रहीं और फिर नीलम ने एकाएक पूछ लिया, भाभी क्या आप दफ्तर में भी इन्हीं कपड़ों में जाती हैं? भाभी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, पर उसके इस बचकाने प्रश्न का बुरा नहीं माना। बच्ची ही तो है बेचारी। फीकी हंसी हंसकर बोली, अम्मा जी का बस चले तो दफ्तर भी इन्हीं कपड़ों में भेज दें। पहले कुछ दिन जाती भी रही, पर दफ्तर की 2-3 दबंग औरतें एक दिन घर आ गईं। उन्होंने अम्मा जी से खूब जिरह की, तब से कुछ नहीं कहती। अब तो मैं दफ्तर जाते हुए ढंग की साड़ी पहनती हूँ, हल्का सा क्रीम पाउडर भी लगा लेती हूँ, पर अम्मा जी कुछ नहीं कहती, देखकर भी अनदेखा कर जाती हैं। पर और कभी करने लगूं तो झट से कह देती हैं, आदमी मर गया है पर इसका मन नहीं भरा। क्या? नीलम तो हतप्रभ रह गई थी। सच कहूं निम्मो, रात दिन उन्हें बस यही शिकायत है, पर मैं क्या करूं, आदमी तो पट्ट से मर गया। कुछ सोचने समझने का भी अवसर नहीं दिया। पर मन क्या इतनी आसानी से मरता है? बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि तो मन को मार नहीं सके। अम्मा जी मुझसे कहती हैं। भाभी की आवाज में एक अजीब कसैलापन था। कुछ पल फिर सन्नाटे में ही बीत गए।
कुछ देर बाद नीलम ने कहा, मौसी जी तो शुरू से ही मुंहफट हैं, पर मैं सोच रही थी कि आपकी नौकरी के कारण वे आपसे दबती होंगी। अब तो क्वार्टर भी आपके नाम हो गया है ना। उससे क्या फर्क पड़ता है, भाभी ने उसांस भरकर कहा। नाम चाहे किसी का हो, पर अब तो घर पर, गृहस्थी पर उन्हीं का एकाधिकार है। इतने दिनों तक तो यह था कि कभी छोटे के यहाँ, कभी मंझले के यहाँ ये लोग चले जाया करते थे, पर अब तो यह बहाना हो गया है कि मैं अकेली हूँ, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। अब तो दोनों कहीं जाते भी नहीं हैं, ना दोनों बेटे बुलाते हैं। उन्हें तो इस अजीब से जैसे मुक्ति मिल गई। अब तो मुझे ही जिंदगी भर इस बोझ को ढोना है। दफ्तर से कमा कर लाना है, दोनों वक्त रसोई में भी तपना है और उनका एहसान भी मानना है। ये दो शब्द मीठे बोल देंगी तो जैसे इनकी इज्जत में बट्टा लग जाएगा। तुम दबने की बात करती हो? अम्मा जी तो मुझे प्रताड़ित करने का, अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बाबूजी फिर भी सीधे हैं। नौकरी के बाद जब मैंने पहली तनख्वाह उनके हाथों पर रखी तो बेचारे फूट फूट कर रो पड़े थे, पर अम्मा जी ने लपक कर लिफाफा हाथ में ले लिया था और नोट गिनने बैठ गई थी। क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ निम्मो। वह क्षण आज भी मेरे मन प्राणों पर अंकित है। इस दोमुही नीति को तुम क्या कहोगी नीलम, कि उन्हें हर पहली तारीख को मेरा वेतन झटकते हुए कोई झिझक नहीं होती। अपने स्वर्गवासी बेटे की पेंशन से उन्हें कोई परहेज नहीं है, पर सुबह सवेरे अगर सामने मैं पड़ जाऊं तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते हैं। दिन भर जिस तिस देवता को मनाती रहती हैं कि कुछ अशुभ न घट जाए। नीलम हक्की बक्की होकर उन्हें सिर्फ देखती रह गई। अम्मा जी तो फिर भी अनपढ़ हैं, पुराने विचारों की हैं, पर घर में और तो सब शिक्षित है ना। पर शिक्षा और संस्कार में बहुत फर्क होता है बहन। तुम सुषमा की शादी में नहीं आई थी ना? जानती हो, उस शादी में 80,000 रुपया लगा था मेरा, पर पूरी शादी में किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि भाभी साड़ी बदल लीजिए या बारजे पर आकर बारात देख लीजिए। नीलम तो अब चौंकना ही भूल गई। किस किस बात पर आश्चर्य प्रकट करेगी वह। उसने हौले से इतना ही पूछा, सुषमा की शादी में आपने क्यों पैसा लगाया? इसके और भी तो भाई हैं ना? पर इनके बीमे की रकम तो सबकी आंखों में चुभ रही थी ना। छोटे ने तो यहाँ तक कह दिया, दादा होते तो क्या अपनी बहन की शादी में कुछ लगाते नहीं? होते तब ना। नहीं है तो क्या हुआ, उनका पैसा तो है। शासन ने उनकी मौत के दाम जो दिए थे। पहले तो मैंने आनाकानी ही की, पर घर का वातावरण ऐसा खराब हो गया कि बस हार कर दस्तखत करने ही पड़े। दोनों देवर बोले कि बबली की शादी तक हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, देखो क्या होता है। ये आपने ठीक नहीं किया भाभी जी, पैसा संबल देता है। शासन ने यह व्यवस्था तो की है कि औरत अपने को एकदम बेसहारा या असुरक्षित न समझे। घर के लोग इस बात को समझें तब ना। अम्मा जी तो हर बात पर रोने बैठ जाती हैं। उन्हें यह अच्छा हथियार मिल गया है। जवान बेटे की मौत को जब तब भुनाती रहती हैं। ज़रा कुछ हुआ नहीं कि बबली पप्पू को गले लगाकर रोना शुरू कर देती हैं। सच कहती हूँ नीलम, मैं परेशान हो गई हूँ। मैं तो रात दिन मर खप रही हूँ कि बच्चों के जीवन में खुशियाँ बिखेर सकूँ, उन्हें कभी पिता का अभाव न खलने दूँ। पर एक भी त्योहार ऐसा नहीं जाता कि जबकि उन्होंने बच्चों को न रुलाया हो। एक आध साल तो मेरा भी कुछ करने का मन नहीं हुआ, पर बच्चों के उदास चेहरे भी तो नहीं देखे जाते। अब मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर जन्मदिन की छोटी सी पार्टी ही कर लेती हूँ तो अम्मा जी को जैसे दौरा पड़ जाता है। अगर मैं कुछ कहने लग जाऊं तो मुझी पर ही बरस पड़ती हैं। अब मैं तुझ जैसा पत्थर का कलेजा कहाँ से लाऊं? इससे तो अच्छा था आप अपनी माँ के पास चली जाती। यह क्या इतना सरल है बहन? माँ खुद भाइयों के सहारे जी रही हैं। उनका साथ भी कितने दिन का है। वे खुद ही कहती हैं, ससुराल वालों से बना कर रखो, कल को तुम्हारे बच्चों के शादी ब्याह होंगे तो यही लोग काम आएंगे। सच कहती हूँ निम्मो, अगर इन बच्चों का साथ ना होता तो मैं कुएं में कूद जाती। जो लोग औरत को जिंदा जला देते हैं उनको तो सरकार सजा देती है,
पर जो लोग उसे जिंदगी भर जलाते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बनता? उनके स्वर का गीलापन नीलम को भीतर तक छू गया। घर सामने था। सर पर पल्ला ठीक से लेते हुए उसने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी। भाभी का हाथ स्नेह से दबाते हुए सांत्वनापूर्ण शब्दों में कहा, भाभी, आप तो फिर भी बेहतर स्थिति में हैं। काश आपने मेरी चाची को देखा होता। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपके पास नौकरी है, मकान है। यह तो आपका सौजन्य है, आपके सुसंस्कार हैं कि आप चुपचाप इतना सब कुछ सह रही हैं। अगर आप ठान लें तो कल स्वतंत्र हो सकती हैं। मुझे अपने चाचा की मृत्यु अब तक याद है। चाची की इतनी कच्ची उम्र, घोर निरक्षरता, अपार रूप और गोद में 3 दुधमुहे बच्चे। आप कल्पना नहीं कर सकती कैसे उन बच्चों को उन्होंने पाला होगा। किस किस के एहसान नहीं लिए, कौन सा अपमान नहीं था जो नहीं सहा, कौन से लांछन थे जो उन लोगों पर नहीं लगे। आज उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, पर बचपन की स्मृतियों, उनकी कड़वाहट उनके मन में घुल गई है। वे रिश्तेदारों से सीधे मुंह बात नहीं करते। क्यों करेंगे? लोग पालतू कुत्ते को रोटी देते हैं तो प्रेम से बैठकर खिलाते हैं। इन अनाथ बच्चों को तो इतना भी लाड़ दुलार किसी ने नहीं किया। चाचा, ताऊ सब लोगों को एहसान फरामोश कहते हैं, पर मैं अपने उन भाइयों को कभी दोष नहीं देती। वे भी तो वही लौटा रहे हैं जो अब तक उन्हें मिला है। आज एक अरसे बाद चाची की याद हो आई। रात सोते समय भी उनकी तस्वीर आंखों के सामने घूमती रही। वह ब्याह कर आई थी तब नीलम एक नन्ही सी गुड़िया थी। फिर भी उस अपार लावण्य से वह मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकी। दिन रात बस उन्हीं का पल्ला पकड़े रहती थी वह। चाची भी उस पर जान छिड़कती थी। दिन भर उसे सजाती संवारती और एकटक देखती रहती। फिर एक एक करके उनके 3 लड़के हो गए। लड़की की साथ फिर भी अधूरी रह गई और नीलम का स्थान अक्षुण्ण बना रहा। चाचा की असमय मृत्यु क्या हुई, सारा परिदृश्य ही बदल गया। सब कुछ जैसे उलट पुलट हो गया। चाची के स्नेह का स्रोत भी शनह शनह सूखने लगा। माधुर्य और रस से छलकती उनकी आंखें द्वेष और तिरस्कार बरसाने लगीं। इसके साथ ही उनका चंपई रंग दिन पर दिन सांवला होता चला गया। उनकी देह से उठती भीनी सुगंध जाने कहाँ बिला गई। देह की मोहक गोलाई कठोर और तीखे अस्थि पंजर में बदल गई। चाची के भीतर बाहर होने वाले परिवर्तन को नीलम ने बहुत पास से, बहुत स्तब्ध होकर और बहुत हताशा के साथ देखा है। और परिवर्तन क्या केवल उन्हीं में हुआ है? और लोग भी तो बदल गए थे। स्नेह और सहानुभूति का स्थान कब रोष और बेजारी ने ले लिया, पता ही नहीं चला। कल तक जो सबकी आंखों की पुतली थी, अब आंखों में खटकने लगी थी। जिन्हें लोग फूल सा उठाए फिरते थे, वे ही बच्चे अब एक अनचाहा बोझ बन गए थे। थाली के बैगन की तरह उन्हें कभी यहाँ तो कभी वहाँ लुढ़का दिया जाता था। एक साथ 4 प्राणियों की जिम्मेदारी लेने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं था। 5 भाइयों में से एक चला गया, शेष 4 ने चंदा करके उन लोगों को पालना चाहा, पर वह स्कीम भी ज़्यादा दिन नहीं चली। फिर बच्चों का बंटवारा किया गया। बच्चे यहाँ वहाँ पढ़ते रहे। चाची फिर भी एक समस्या बनी रही। एक आदमी के चले जाने से सारा संसार कैसे छिन्न भिन्न हो जाता है, इसका यह एक दारुण उदाहरण था। नीलम का बहुत मन था कि चाची उन लोगों के पास ही बनी रहें। अपने चचेरे भाइयों से उसे बहुत लगाव था। गुल गोथने सुभेक्षु को तो वह 8 पहर सीने से लगाए घूमती थी, पर माँ को कभी यह तजवीज पसंद नहीं आई। उन्हें उन दिनों चाची फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। अब नीलम उस बारे में सोचती है तो लगता है शायद माँ चाची के रूप यौवन से आतंकित थी। रिश्ते की सभी औरतों के मन में शायद यही भय था और सतह पर आकर यही भय घृणा में बदल जाता था। यही माँ कभी चाची को कितना प्यार करती थी। चाचा जी की मृत्यु के बाद चाची के दुख की आंच सबसे ज़्यादा माँ ने सही थी, पर माँ का ही बूता था कि वे 10 दिन तक उन्हें जिलाए रख सकीं।
नहीं तो शायद 2 बूंद पानी भी उनके मुंह में नहीं जा पाता। उन दिनों माँ खुद इतनी बदहवास हो गई थी कि सबको चिंता होने लगी थी। वह दिन आज भी नीलम के स्मृति पटल पर अंकित है। उस दिन घर की औरतें मुंह अंधेरे ही कहीं निकल गई थीं। नीलम की नींद तो तब खुली जब वे लोग रोती विलखती लौटीं। यह सब देखकर स्तब्ध रह गईं कि कुछ लोग अम्मा को उठाकर घर में लाए हैं। उसकी तो चीख निकल गई, तो क्या अम्मा भी? नहीं, माँ सिर्फ बेहोश हो गई थी। सुबह से जो कुछ वह देख सुन रही थी उसे उनका संवेदनशील मन बर्दाश्त नहीं कर सका था और वे अपना संतुलन खो बैठी थी। कुल जमा 10 साल की थी नीलम, पर दिन भर माँ के पास बैठी रही, उनका सिर सहलाती रही, पैर दबाती रही, मनुहार करके कुछ न कुछ खिलाती रही। जानती थी कि इस शोकाकुल घर में किसके पास इतनी फुर्सत है जो घड़ी भर माँ के पास बैठ ले। सब लोग तो रोज की तरह चाची को घेर कर बैठे होंगे। डॉक्टर आए थे, उन्होंने जांच करके दवा लिख दी थी। बोले थे इन्हें कोई सदमा लगा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नीलम हैरान थी, अब यह नया सदमा कैसा? पर उसे कोई कुछ नहीं बता रहा था। सब जैसे चुप साध गए थे। फिर माँ ने ही उसे सब कुछ बताया था। जब तक संभव हुआ वे जब्त किए रहीं, पर जब घुटन बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। बच्ची की कच्ची उम्र का ख्याल किए बिना वे बताती चली गईं कि कैसे मुंह अंधेरे नाइन आई थी, कैसे उसने छोटी का श्रृंगार किया था, कैसे मेहंदी महावर रचाया था, मांग भर मुट्ठी सिंदूर डाला था, और फिर कैसे उसे नई चूनर उड़ाकर सब लोग नदी पर ले गए थे। वहाँ किस बेदर्दी से उसकी चूड़ियाँ तोड़ी गई थीं, कैसे रगड़ रगड़ कर महावर छुड़ाया था, सिंदूर धुलवाया था, कैसे उस सद विधवा का सारा सुहाग उतारा गया था, और छोटी कैसे बिलख बिलख कर रोई थी। नीलम सारा वर्णन सुनते ही कांपने लगी थी। माँ ने तो सब कुछ प्रत्यक्ष देखा था। बेहोश न होती तो क्या करती? ऐसी बातें मुंह से कहते नहीं है रीनिम्मो, असगुन होता है, पर मैं क्या करूं, न कहूंगी तो मेरी छाती फट जाएगी। नीलम उस वेदना को जैसे समझती थी, वह उसे बांट लेने को तत्पर थी। धीरे धीरे माँ का सीना दबाती रही, जिससे रहा सहा गुबार भी निकल जाए। ये कैसा घिनौना विषय है लल्ली, कमजोर को सताना तो पाप होता है ना? हाँ, मरे हुए को तो मारना और भी बड़ा पाप होता है, और उस पाप कर्म में मैं भी शरीक थी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और माँ फूट फूट कर रो दी थी। उनकी छाती में दबा हुआ दुख धीरे धीरे पिघलता रहा था। इस वर्णन को सुनने के बाद चाची को देखने का, उनसे गले मिलकर रोने का मन होने लगा, पर उनका कहीं पता नहीं था। ताऊ जी की पुष्पा ने फुसफुसा कर बताया, उन्हें किसी कमरे में छिपा दिया है, आज उनका कोई मुंह नहीं देखेगा। अच्छा होता वह चाची का चेहरा फिर कभी नहीं देखती। सच, उनके उस रूप की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। लगा जैसे फूलों से लदी शाख को किसी ने बेदर्दी से नोच लिया हो। उनकी गोरी कलाइयों पर चटकी हुई चूड़ियों की लाल रेखाएं अब भी ताज़ी थीं। पता नहीं कितनी बार उन्होंने बिलख कर दीवार पर सिर दे मारा होगा। माथे पर घुम्मड़ उठाए थे, आंखें इतनी सूनी थीं, इतनी सूनी कि जैसे उनके आंसू चुक गए हों। जिस दिन घर के सब मेहमान जाने लगे थे तो एक और नाटक हुआ। खूब लंबा सा घूंघट निकालकर चाची को एक कोने में बिठा दिया गया था। जाते हुए सब बड़े बूढ़े उनके आंचल में रुपए डालते गए थे, जैसे वह कोई भिखारन हो। उस दिन उनके आंचल में कितनी रकम जमा हुई थी, इसका हिसाब तो बड़ी ताई जी के पास होगा, पर झोली फैलाने का काम तो उसी दिन से शुरू हो गया था। यह जैसे संकेत था कि आगे अब औरों की दया पर ही जीना है, वे लोग चाहे पीहर के हों या ससुराल के। उस दिन माँ ने तो कह सुनकर अपना मन हल्का कर लिया था, पर यह नहीं सोचा था कि बच्ची की कच्ची उम्र के साथ, कोमल मन के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रही हैं। कितने ही दिन तक
नीलम इस हादसे को भूल नहीं पाई थी, इस सदमे से उबर नहीं पाई थी। गली मोहल्ले में जब भी किसी की मृत्यु होती, उसके अंतःपटल पर सारा दृश्य खिंच जाता और वह व्याकुल हो जाती। एक असहाय रोष उसके मन में बैठ जाता। कितने दिनों तक उसका खाना सोना छूट जाता। कुछ और बड़ी हुई तो उसने निश्चय कर लिया कि वह ऐसे घिनौने कांड में कभी शामिल नहीं होगी। अगर हो सका तो वह इसका विरोध करेगी। औरत ही औरत को जलील करे, यह कोई बात है? कहाँ तो हम पुरुष के अत्याचार और तानाशाही की बात करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि औरत ही सबसे बड़ी शत्रु तो औरतें ही हैं। पुरुष क्या कभी उसका ऐसा उपहास कर सकता है, इतना बड़ा अपमान कर सकता है, ऐसा जघन्य कृत्य, और वह भी इतनी सारी औरतों के सामने? शायद इस बहाने सबको चेतावनी दी जाती है कि पति जुआरी, शराबी, अत्याचारी कैसा भी हो, उसके चरण धोकर पियो, उसकी मंगल कामना करो। तुम्हारा सारा बनाव श्रृंगार उसी के दम से है। वह नहीं रहेगा तो ऐसी ही दुर्गति होगी। उसने कभी सोचा भी न था कि अपनी प्रतिज्ञा को परखने का मौका उसे अशोक भैया की मृत्यु पर मिलेगा। वह तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि शिक्षित लोगों का यह शहरी परिवार भी इन ढकोसलों को मानता होगा। न सही नदी घाट, यहाँ घर का आंगन तो था। सारी शर्म लिहाज ताक पर रखकर वह उस दिन अपनी मौसिया सास से भिड़ गई थी, पर उसकी अपनी सास ने उसे डपट कर चुप करा दिया था। मौसिया सास जहर बुझे स्वर में बोली थी, हम अंग्रेज नहीं हैं बहू रानी, पुराने लोग हैं, रस्मों रिवाज को मानते हैं। अपनी विद्या तुम अपने पास ही रखो। वह तिलमिलाकर रह गई थी। पता नहीं ऐसा कौन सा पति होगा जिससे पत्नी की दुर्गति देखकर शांति मिलती होगी। क्या मरने के बाद व्यक्ति की सदाशयता समाप्त हो जाती है? वह जैसा कि अशोक भैया को जानती थी, वे भाभी को पलकों पर बिठाए रखते थे। क्या उनकी आत्मा यह सब देखकर 8-8 आंसू नहीं रोई होगी? और इन्हीं परंपरावादी लोगों ने जब 15वें दिन ही भाभी को भैया के दफ्तर में ले जाकर खड़ा कर दिया, तो नीलम जैसे क्रोध से उफन पड़ी थी। क्या ये लोग भूखे मर रहे थे कि चिता के ठंडी होने तक भी सब्र न कर सके? उसने गिरीश से कहा। औरों से कहने की ताव तो उसमें नहीं थी। यह अनुकंपा नियुक्ति है नीलू, इसके भी कुछ नियम होते हैं। भाड़ में जाए ऐसी अनुकंपा जो आदमी को मरवाने के लिए रोने का भी अवकाश न दे, बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने की मोहलत भी न दे। क्या नौकरी बहुत ज़रूरी थी? क्या पेंशन से काम नहीं चल सकता था? ये दो इंजीनियर भाई आखिर किस दिन काम आएंगे? सिर्फ गुजारे की बात नहीं है रानी, सर के ऊपर छत भी तो चाहिए। ये नौकरी है तो क्वार्टर भी है, नहीं तो कौन यहाँ टिकने देगा? भाभी तो अपने पीहर भी जा सकती हैं, पर मौसी मौसा इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? सुषमा का क्या होगा? क्यों, और लड़के नहीं हैं क्या? अब बुढ़ापे में क्या वे लोग नई जगह में रच बस पाएंगे? खैर, उनकी छोड़ो, पर भाभी को भी तो जीने का कुछ सहारा चाहिए, समय काटने का बहाना चाहिए। फिर वे अकेली तो नहीं है कि कहीं जाकर टिक जाएं। 2 बच्चों का साथ है। आजकल अपने तो पल नहीं पालते, इनके बच्चे कौन पालेगा? हाँ, बच्चे तो उन्हें ही पालने हैं, सारी तकलीफ़ों से उन्हें ही जूझना है, सारी जिम्मेदारियां उन्हें ही पूरी करनी है। और कल को जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो रिश्तों का जुगाड़ करने के लिए उन लोगों की शरण में जाना पड़ेगा जिन्होंने कभी बात भी नहीं पूछी। कन्यादान का पुण्य लूटने के लिए किराए के माँ बाप जुटाने पड़ेंगे। अरे, पर तुम क्यों इतनी लाल पीली हो रही हो? गिरीश ने चिढ़कर कहा। मैं उनकी कुछ लगती हूँ ना, इसीलिए, नीलम ने कहा और होंठ भींच लिए। वह जानती है कि उसके भीतर उमड़ते आक्रोश को गिरीश कभी समझ नहीं पाएगा। उसने वही जवाब दिया जो उसकी बुद्धि में बैठ सकता था। अशोक भैया कभी नीलम के बड़े भाई के दोस्त रहे हैं, भाभी को लेकर उनके घर भी होकर आए हैं। गिरीश का यह रिश्ता भी उन्होंने ही सुझाया था। शादी के बाद भी नीलम कांता भाभी को भाभी ही समझती रही, उन्हें जिठानी का दर्जा कभी नहीं दिया। कहती कि कम से कम मेरा एक रिश्ता तो पीहर का बना रहने दो। और अपनी उन्हीं भाभी की वेदना से आज उसका नए सिरे से साक्षात्कार हुआ।
दरवाजे पर स्कूटर रुकने की आवाज़ आई और वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसकी नींद इन दिनों चौकन्नी हो गई है और कान बेहद सजग। वक्त बेवक्त कोई सवारी दरवाजे पर रुकती है तो उसकी सांस रुक जाती है, प्राण मुट्ठी में आ जाते हैं। कोई खबर तो नहीं आई, अस्पताल से किसी का संदेशा तो नहीं है। दम साध कर वह प्रतीक्षा करती रही, पर शायद ऑटो रिक्शा थी। पड़ोस में सवारी उतारकर चली गई। सड़क फिर सुनसान हो गई थी। कैसे यह रिक्शा उसके दरवाजे पर भी रुक सकती थी? हर तीसरे दिन कोई मेहमान आ जाता। आने वालों का जैसे तांता लगा हुआ था। उसकी जिठानी और दोनों नंदें 24 घंटे रसोई में लगी रहती। वह चाह कर भी मदद नहीं कर पाती। उसका एक पाँव घर में, एक अस्पताल में रहता। कभी कभी तो 2-2 दिन तक घर नहीं आ पाती। गिरीश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। मामूली सा टाइफाइड हुआ था। पहले तो घर पर ही इलाज होता रहा, फिर पीलिया हो गया और अब तो रोज नए कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। कुछ वह समझती है, कुछ नहीं समझ पाती, पर डॉक्टरों के गंभीर चेहरे उसे सब कुछ बता देते हैं। मिजाज पुर्सी पर आने वाले उसे इस कातर दृष्टि से देखते हैं कि वह भीतर तक कांप उठती है। अपना आगत जैसे उसे हाथ भर की दूरी पर दिखाई देने लगता है। दूर से किसी वाहन की घरघराहट फिर से सुनाई दे रही थी। शायद स्कूटर ही था। फिर दूसरा, फिर तीसरा। सड़क बाकायदा चलने लगी थी। शायद 4 बज रहे थे। अब सोने से क्या फायदा, कहते हुए उसने जैसे ही करवट ली, सामने कांता भाभी नजर आ गईं। मन के किसी चोर कोने से आवाज आई, सुबह सवेरे इन्हें देख लिया, पता नहीं आज क्या हो। नीलम ने सख्ती से उस संस्कारग्रस्त आवाज को दपट दिया। कल इसी बात के लिए वह मौसी जी को कोस रही थी और आज खुद। रात सोते समय कसैली हंसी के साथ भाभी ने बताया था, जानती हो अम्मा जी इतनी परेशानी में भी बाहर क्यों सो रही हैं? इसलिए कि सुबह उठते ही कहीं मेरा सामना ना हो जाए। उस समय मौसी पर इतना गुस्सा आया था। वाह, क्या इंसानियत है! बहू का श्रृंगार उतरवा कर अपने सुहाग पर इतरा रही हैं। अठन्नियां बिंदी लगाती हैं, हाथ हाथ भर चूड़ियां पहनती हैं और दिन भर पान की गिलोरी दबाए रहती हैं। जवान जहान बहू को तो वैराग्य का उपदेश देती हैं और खुद 60 साल की उम्र में भी माया मोह में गले गले तक डूबी हुई हैं। क्या मरने वाला आपका कुछ नहीं लगता था? उसके लिए किसी चीज का त्याग तो किया होता, या कि जब तब आंसू टपका देना ही काफी है? धन्य है भाभी जो ऐसे संवेदन शून्य लोगों के साथ जीवन का नरक भोग रही हो। तभी तो बेचारी कहती हैं, ये बच्चे नहीं होते न निम्मो तो मैं कब की कुएं में छलांग लगा देती, पर इनके कारण बंध गई हूं बस। छलांग? चौंक पड़ी नीलम। यह तो जैसे भाभी ने उसे मुक्ति मंत्र ही दे दिया। उसकी सारी दुविधा दुश्चिंता क्षणांश में समाप्त हो गई। कल तक अपने निस्संतान होने का बहुत दुख था। इन दिनों यह अभाव बहुत ही खल रहा था। काश उसकी गोद में एक खिलौना होता तो बाकी जिंदगी का अकेला सफर वह खुशी से काट लेती। पर अब लग रहा है कि ईश्वर ने कितनी कृपा की है कि उसके पांवों में बेड़ियां नहीं डाली। अब वह स्वतंत्र है, अपनी अकेली जान कुछ भी कर सकती है। वह धीरे से उठी और कमरे से बाहर आ गई। बरामदे में ही कहीं पिछवाड़े की चाबियां लटकी रहती हैं। उसने अंधेरे में टटोलना शुरू किया। चाबी तो मिल गई, पर खनक से बुआ जी की आंख खुल गई। कौन है? मैं हूँ बुआ जी, नीलम, पानी लेने जा रही हूँ। अच्छा, बुआ जी ने कहा और आश्वस्त भाव से करवट बदलकर फिर सो गईं। ठीक तो है, इतने मेहमान हैं घर में, बहू बेटियां मुंह अंधेरे नहा निबट ले तो ठीक रहता है। घर सचमुच ठसाठस भरा हुआ था। आंगन तक आते हुए पता नहीं कितनों को लांघते बचाते आना पड़ा। यहाँ से वहां तक बिस्तर ही बिस्तर लगे हुए थे। सब के सब रिश्तेदार थे, कुछ ससुराल के, कुछ पीहर के। गिरीश की बीमारी की खबर सुनते ही सब के सब दौड़े चले आए थे। नीलम को लग रहा था तबीयत देखने का तो बहाना है, ये सब के सब तमाशाई हैं। पर मैं उनकी यह साथ पूरी नहीं होने दूंगी, अपना तमाशा नहीं बनने दूंगी। उसने सख्ती से होंठ भींचकर कहा और एक झटके से आंगन का दरवाजा खोल दिया। बगीचे में एकदम सन्नाटा था
और कोई दिन होता तो नीलम वहाँ अकेले पाँव देने का साहस नहीं कर पाती, पर इस समय उसे होश ही कहाँ था। उसके मन में इतनी भीषण उथल पुथल मची हुई थी कि यह सन्नाटा उसे कहीं से भी छू नहीं रहा था। वह मंत्र चालित सी पेड़ों के बीच चलती हुई कुएं की जगत पर आकर खड़ी हो गई। कुआं क्या था, लंबी चौड़ी बावड़ी ही थी। किसी जमाने में यही इस घर की गंगा जमुना थी। फिर नल का जमाना आ गया। नहाने खाने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं रही। यह सिर्फ एक लंबे चौड़े बगीचे को सींचने का काम आता रहा। इधर 2 साल से पानी का ऐसा अकाल पड़ा कि नलों में 2-2 दिन तक पानी नहीं आया। इस कुएं के भाग फिर जग गए। घर के लिए जैसे यह वरदान बन गया। घर ही नहीं, अब तो बाहर वालों की भी प्यास बुझा रहा है। झुटपुटा होने भर की देर है। मोहल्ले भर की औरतें बाल्टी लेकर और कल से लेकर आ धमकेंगी। बस यही मौका है नीलम रानी। निर्णय का यह क्षण हाथ से यदि फिसल गया तो पछताओगी। रात दिन जो सिर पर मंडरा रहा है वह अघट तो कभी भी घट सकता है। फिर वे लोग तुम्हें आंखों की ओट भी नहीं होने देंगे। उसके बाद जीना क्या और मरना क्या, यही क्षण है। अगर अन्याय का प्रतिकार करने की सामर्थ्य नहीं है तो न सही, उनसे बच तो सकती हो। कमर से पल्ला खोसकर उसने मुंह पर कसकर लपेट लिया। एक साथ 2 लपेटे देकर सामने एक फंदा सा बना लिया। दोनों हाथ उसमें नमस्कार की मुद्रा में फंसा लिए और कुल देवता का स्मरण करके मुंडेर पर खड़ी हो गई। क्षमा करना, मैं तुम्हें अपवित्र कर रही हूँ। उसने जल देवता से क्षमा याचना की, पर दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। एकाएक गिरीश बहुत याद आए। यह सच है कि उसे संतान सुख नहीं मिल पाया, पर इन 4 सालों में उसे जो स्वप्निल दिन मिले हैं, रंगीन रातें मिली हैं, उनके लिए वह गिरीश की हमेशा ऋणी रहेगी। काश एक बार उनसे भेंट हो पाती, और अब उस लोक में ही होगी। उसने अपने कमज़ोर पड़ते मन को फटकारा और हर गंगे की ध्वनि के साथ अपने को पानी में झोंक दिया। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी सी। हमारे समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को दर्शाती हुई ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।